Hello बच्चों, let's see this question. The question says L, C and R in series with an AC source. Calculate the power of such a circuit. Also obtain expression for resonant frequency. तो हमें कोई LCR कंपोनेंट की सीरीज सर्किट गिवन है और उसको एक AC सोर्स से कनेक्ट किया गया है। तो हमें बताना है कि ये सर्किट का पावर क्या होगा एंड और एक चीज बतानी है कि इस सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा फॉर्मूला ऑफ पावर एंड इम्पीडेंस इन एसी। ठीक है, तो पहले तो सर्किट बनाते हैं। लेट्स से ये इंडक्टर था, यहाँ पर कैपेसिटर है एंड यहाँ पर रजिस्टर है। तो ये हमें गिवन है एंड उसके साथ एक सोर्स जुड़ा हुआ है, एसी सोर्स। तो एसी सोर्स हमें कनेक्टेड गिवन है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये एल है, एसी एन है आर। तो अब हमें फेजर डायग्राम के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो ये बात देख लो कि जो ये सर्किट है उसमें सारे के सारे कंपोनेंट में से करंट जो होगा वो सेम पास होगा। यानी कि जो करंट की आरएमएस वैल्यू होगी, लेट्स से आई आरएमएस, वो सारे के सारे कंपोनेंट में सेम होगी क्योंकि सारे के सारे सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब करंट की वैल्यू सेम होगी। वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे बट करंट की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो पावर हमें मिलेगा, ठीक है, इंडक्टर की वजह से, वो मैं मान लेता हूँ पी एल है। ठीक है, कैपेसिटर की वजह से जो पावर मिलेगा वो है पी सी एंड रजिस्टर की वजह से जो पावर मिलेगा वो है पी आर। अब रजिस्टर की वजह से जो पावर मिलेगा पी आर, उसको हम पी रियल भी बोल सकते हैं क्योंकि वो रियल पावर डिसिपेट करेगा। जैसे ही करंट सोर्स में से कुछ पावर, इनिशियल पावर लेकर निकलेगा, लेट्स सपोज कि जो करंट था वो यहाँ से, ठीक है, जो सोर्स से पावर लेकर निकला वो था पी एपेरेंट। वो इतना पावर लेके निकला। जैसे ही इंडक्टर में से पास हुआ करंट, तो इंडक्टर ने पीएल जितना जो पावर था वो इस पी एपेरेंट से एब्जॉर्ब कर लिया एंड उसका उसका मैग्नेटिक फील्ड बना दिया अपने आसपास, ऐसा कुछ। तो हम देखते हैं कि ये जो इंडक्टर है वो पावर का लॉस नहीं कर रहा है बल्कि पावर का जो स्टोर कर रहा है। ठीक है, पावर को अपने पास रख रहा है, पावर लूज नहीं कर रहा है, परंतु जो उसको पावर, इलेक्ट्रिक पावर मिला था ना, उसको मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करके अपने पास ही स्टोर कर रहा है। अब जो बचा हुआ पावर था वो कैपेसिटर के पास आगे बढ़ रहा है करंट के थ्रू। ठीक है, जैसे ही करंट कैपेसिटर की प्लेट के पास पहुंचेगा तो कैपेसिटर क्या स्टार्ट कर देगा, कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट कर देगा। यानी कि अब कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अपने में स्टोर करेगा, वो लॉस नहीं कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है, ऐसा कुछ। एंड यहाँ पर होगा वो होगा माइनस चार्ज। ठीक है, एंड देन अगेन वो किसी जितना पावर वापस से उसमें स्टोर करेगा एंड जो बाकी का पावर था वो आगे चला जाएगा एंड करंट के थ्रू वो जो पावर है वो रजिस्टर में से होता हुआ ये जो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट था पी पॉइंट, वहां पर पहुंच जाएगा। तो पी पॉइंट के पहुंचने से पहले वो जो करंट था वो रजिस्टर में से पास हुआ कि नहीं। तो अब जो रजिस्टर था वो एक भी तरह का पावर अपने में स्टोर नहीं करेगा, वो रिलीज कर देगा। सारा का सारा पावर है वो अपने में से रिलीज कर देगा, यानी कि हीट एंड रेडिएशन के फॉर्म में वो जो पावर है वो डिसिपेट करना स्टार्ट कर देगा रजिस्टर। इसलिए इसको बोला जाता है रियल पावर, क्योंकि वो अपने में स्टोर नहीं करता है पावर, किसी भी तरह का एनर्जी स्टोर नहीं करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से उसको बोला जाता है रियल पावर। तो जब कभी भी सर्किट में रेजिस्टिव एलिमेंट हो तो उससे अगर करंट पास होता है तो वो जो पावर है वो हीट एंड रेडिएशन के फॉर्म में बाहर देता है, यानी कि सोर्स का पावर इवेंचुअली घटाता है। बट कैपेसिटर एंड इंडक्टर घटाता नहीं है। जैसे ही सर्किट, ये जो हमारी ऐसी सोर्स है
वो अपनी पोलैरिटी चेंज करेगी। यानी कि मान लो कि पहले प्लस यहाँ पर था, माइनस यहाँ पर था, अब पोलैरिटी चेंज करके एसी सोर्स ने प्लस यहाँ पर बना दिया एंड माइनस यहाँ पर बना दिया, यानी कि करंट अब इस डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या होगा कि जो कैपेसिटर की एनर्जी थी ना, पहले क्या किया था कैपेसिटर इंडक्टर ने, पहले सोर्स से एनर्जी ली थी ना, अब क्या करेंगे दोनों, अब दोनों करेंगे सोर्स को एनर्जी देंगे वापस से, जितनी एनर्जी ले ली थी उतनी एनर्जी वापस से सोर्स को दे देंगे। ठीक है, तो उससे क्या हमें सीखने को मिलता है कि ये जो कैपेसिटर एंड इंडक्टर है वो पावर का लॉस नहीं कर रहे हैं, बट पावर का एक प्रकार से ट्रांसफर कर रहे हैं। सोर्स से पहले इसमें एनर्जी जाती है ऐसे एलिमेंट में, जो ये एलिमेंट है वो थोड़ी देर के बाद वापस से सोर्स को उतनी एनर्जी दे देते हैं एंड उल्टा चार्ज होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ पावर के बारे में। तो इसी वजह से इन दोनों में जो पावर होता है ना उसको रिएक्टिव पावर भी बोलते हैं। ये दोनों है ना, पीएल एंड पीसी, उसको रिएक्टिव पावर भी बोलते हैं, रिएक्टिव पावर। ठीक है, रिएक्टिव का मतलब होता है क्योंकि वो दोनों स्टोर करते हैं पावर का, और लॉस नहीं करते हैं बट स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसे एक नुकसान क्या होगा कि जितना पावर वो स्टोर कर रहे हैं ना वो हम यूज नहीं करते, यूज नहीं कर पाते। ठीक है ना, मान लो आपके पास ये कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक एक जग हो फॉर एग्जांपल। ठीक है, ऐसे कुछ, अब आप इसमें सोडा भर रहे हो। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे आप इसमें सोडा पूरे की पूरी बाल्टी, पूरे की पूरी मान लो कि ये जग भर दोगे, पूरे की पूरी एक जो कैन होता है वो भर दोगे, तो ये जो नीचे का पार्ट होता है वो लिक्विड से भरा होता है, और जो ऊपर का पार्ट होता है वो बबल से भरा होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऊपर का इतना पार्ट है वो बबल से भरा होता है, नीचे का पार्ट है वो लिक्विड से भरा होता है। तो आपको ऐसा लगेगा फॉर एग्जाम्पल कि ग्लास और जो ये पूरा जग है वो पूरा का पूरा भरा हुआ है, बट हकीकत में जो सोडा है, ठीक है, इन रियलिटी में सोडा वो तो इतनी है ना, सोडा तो इतनी है। तो ये जो ऊपर वाला भाग है वो क्या कर रहता है, वो कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ खाली जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो एक दिखावा करता है कि हमारा कप भर गया है। ठीक है, ऐसा अपीयर अपीयर करता है ऐसा, इसलिए इसको बोला जाता है अपेरेंट पावर। ठीक है, इन पूरे का पूरा को जो पावर बोला जाता है वो है अपेरेंट पावर। ऐसा हमें भ्रम पैदा करता है कि ये हमारा ग्लास पूरा है, बट हकीकत में पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है बबल होगा वो किसी काम का नहीं होता, वो सिर्फ वॉल्यूम को फिल करने के लिए होता है और कुछ नहीं। ऊपर वाला वॉल्यूम को वेस्टेज करने के लिए, ये ऊपर वाला वॉल्यूम तो वेस्ट कर दिया ना, क्योंकि जो लिक्विड भरा होता है वो तो नीचे में ही है, तो ये वाला पार्ट भी हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। एंड जो ये नीचे वाला पार्ट है पानी वाला जो या फिर सोडा वाला, वही हमारा रियल पावर। ठीक है ना, उसमें ही सारे सोडा भरी हुए हैं। तो ऐसे ही कुछ सर्किट में होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हम पावर को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो पावर की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है फॉर एसी सोर्स के लिए, तो मैं लिख देता हूँ फॉर एसी सोर्स वी कैन राइट आरएमएस इंस्टेड ऑफ आर, क्योंकि वो डीसी इक्विवेलेंट होता है। एंड यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर डीसी होता तो यहाँ पर आर आता, पर अब यहाँ पर जेड आना चाहिए, जेड, क्योंकि हमारे पास इम्पीडेंस क्या है। तो फॉर सीरीज सर्किट इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है, इम्पीडेंस की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्सएल का स्क्वायर, या फिर हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब एक्सएल माइनस एक्सी करो या फिर एक्सी माइनस एक्सएल करो, उसका स्क्वायर ही इवेंचुअली आने वाला, तो आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, उसका यहाँ पर आंसर सेम ही रहने वाला है। आप सेम लिख सकते हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेम, तो वो यहाँ पर रख दो, ये मॉड्यूलस ही है। ठीक है, इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास जो पावर आएगा इस सर्किट का वो आएगा आर स्क्वायर आरएमएस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स3 माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास पावर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर रेजोनेंट
रेजोनेंस इन LCR सीरीज सर्किट और रेजोनेंस इन LCR सीरीज सर्किट। अब उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो करंट पास हो रहा है हमारे सर्किट में से IRMS, वो होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, तो हमारे पास करंट की वैल्यू कैसे गिवन थी? तो करंट की वैल्यू हम लिख सकते हैं ना, VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड। तो IRMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई Z। अब इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, तो ये Z होगा वो मिनिमाइज होना चाहिए ना, क्योंकि जो सोर्स का वोल्टेज है वो तो फिक्स रहेगा। तो अगर हमें RMS की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो हमें इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम रखनी पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में जो हमें इम्पीडेंस की वैल्यू मिलेगी एंड उसके एसोसिएटेड जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट। यानी कि LCR सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, किस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम होगी, उसको ही बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है Z मिनिमम। मिनिमम इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? Z की वैल्यू क्या है? तो हमारे पास Z की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। अब देखो सर्किट में R की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, इसको तो जीरो नहीं बना सकते, तो बची क्या ये वाली वैल्यू ना, क्योंकि हमें Z की वैल्यू मिनिमम चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि R है वो कांट बी जीरो, कांट बी जीरो, बट इसको हम जीरो बना सकते हैं। वी कैन मेक इट जीरो। ठीक है, कैसे जीरो बना सकते हैं? बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। तो वही हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करने की, किस फ्रीक्वेंसी पे ये जीरो होगा, तो वही हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बनेगी और कुछ नहीं। तो हम दूसरी देखने से भी बोल सकते हैं कि XC माइनस XL इज इक्वल टू जीरो तब होगी, वही फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं ना XC माइनस XL इज इक्वल टू जीरो बनना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाए, ठीक है, मैग्नीट्यूड में, तो उस फ्रीक्वेंसी को बोला गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो XL की वैल्यू क्या थी? XL की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा C एंड XC की वैल्यू होती है ओमेगा L। देखो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट LC। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी? F इज इक्वल टू, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई F। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगी F इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट LC। तो ये हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल गई कि अगर हम सोर्स की फ्रीक्वेंसी F लेना, F जितनी बना दे फॉर पर्टिकुलर सर्किट, तो हमें जो गिवन सर्किट है उसमें से जो करंट की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम पास करेगा। ठीक है, मैक्सिमम होगी तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो हमारा आंसर आ गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का F इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।